एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके हैं, तो c बराबर y बराबर z आंसर होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएंगे तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः x, y, z आपस में बराबर होंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। एक व्यक्ति एक कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह कार से कम होगा। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा अर्थात डायनामिक फ्रिक्शन गतिज घर्षण अर्थात डायनामिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थितिज घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। इधर उल्टेगा और फिसलन भी इधर ही होगा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर सकता है। एक तेज वृत्ताकार पथ पर बाहर की ओर वाहन फिसलेगा और पहिया भी बाहर की ओर पलटेगा। त्वरण घात करने का सही सूत्र क्या है? A बराबर v माइनस u बटा t। गुरुत्व के अधीन गति। ग्रह की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिन्हें ग्रह प्लैनेट्स कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के दो उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। प्रथम नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। द्वितीय नियम, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। समान क्षेत्रफल पार करती है अर्थात ये सभी। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम, अर्थात जब पास होगा। जब दूर होगा तो इसमें गति चाल अधिकतम होगी और जब पास होगा तो चाल न्यूनतम। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है।
किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घवृत्त की तृतीय घात के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम प्रतिपादित किए हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के बीच का वर्ग के दूरी अगर r माने तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। एक दो पिंड mm है तो r दूरी है। इस प्रकार आकर्षण बल F ये हो जाएगा, जहाँ G अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में दूरी r द्रव्यमान है, G का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रयोगों द्वारा G का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटी वह आकर्षण है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी तथा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी है। जी बराबर स्मॉल कैपिटल जी m/e ये होगा। स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वस्तु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव या श्यानताकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तुएं पृथ्वी पर पहले पहुंचेंगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर जी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सबसे कम विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पलायन वेग। सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है
जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m पृथ्वी की त्रिज्याई, तो इस प्रकार पलायन वेग होगा। स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षीय चालन पलायन वेग में संबंध। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग ve हो तो v बराबर √2 v0 होगा। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते हुए किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुना हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का दोलन आदि सरल आवर्त गति के ही उदाहरण हैं। सरल लोलक। यदि लंबाई में न बढ़ने वाले ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटका कर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांध कर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। धातु के गोले को गोलक कहते हैं। धातु के गोले को गोलक अर्थात बॉब कहते हैं तथा निलंबन बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। T बराबर 2π√L/g, जहाँ L सरल लोलक की लंबाई इस तरह ये है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल T लोलक की प्रभावी लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। अनंत नहीं। यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। सेकंड लोलक। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। प्रश्न कोश। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये हैं ब्रह्मगुप्त। गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं।
कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्षीय अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय, अस्थियों की घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। जब कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2025 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। दूरी माना जाता है कि वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी माना आर है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनका फोर्स एक चौथाई हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, मोम, लोहे के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के भार को समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के भार की गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए तथा बी 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर ए और बी दोनों साथ पहुंचेंगी। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये सही है, परंतु आर गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 भाग है, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके वजन का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है, कारण नहीं। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
पृथ्वी त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा त्वरण ए भूमध्य रेखा पर मिनिमम तथा ध्रुवों पर मैक्सिमम। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सबसे कम समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी क्षेत्रों। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल, पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्ष बल। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्ष बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शाया गया है? तो ये है ए। विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए इस बराबर 1/2 g t² के समीकरण उपयुक्त है। परवलय पैराबोला का समीकरण। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ 0 कोण थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत तल पर भी नीचे की ओर फिसलता है। अधःस्थल तक पिंड को पहुंचाने में लगा समय ये होगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण पर के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है ग्रेटर देन 980 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण द्रव्यमान का त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। ये ग्रेटर देन। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भार परिवर्तित होता है परंतु द्रव्यमान नहीं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलन को बनाए संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। एक्सरे W के रोएंटजेन
W.K. रोएंट, जेन चेचक, एडवर्ड जेनर। मैडम क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की तथा पीरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने पेंसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक्सरे किरण की खोज, विलहेल्म के रोएंटजेन ने 1895 में किया, एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, अर्थात इस तरह से इसकी स्पीड होती है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घूमती है। इस गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार तो शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। और पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो भार पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। और केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे के नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीकरण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इसके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा भूस्थिर कक्षा अर्थात जियो स्टेशनरी कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीकरण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीकरण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर या व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। यह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल अर्थात केंद्राभिमुखी बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, ये गलत है। विद्युत चुम्बकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कण पर क्रिया करते हैं, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकर्ता का कारण है।
प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। चारों आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है तब न्यूनतम होता है। माना कि किस व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w है तथा लिफ्ट त्वरण a है, तो ऊपर की ओर जा रहा है व्यक्ति पर लगने वाला बल mgm है। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति अपने भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि इस दशा में त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर नहीं, समय के ऊपर नहीं, तापक्रम के ऊपर नहीं, बल्कि लेंथ के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। इस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलक आवर्तकाल कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य लोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से 1 2 4 सही है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसके गति और त्वरण में दोनों शून्य होते हैं। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम शून्य होती है। जब पिंड किसी अंत बिंदुओं चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम होता जाता है। इस प्रकार 1 2 4 सही है, जबकि 3 गलत है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तन पथ तथा आवर्तन काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्तन पथ तथा आवर्तन काल बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगी, वह फट जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का
क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा धरती का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है।